1936 यूनिट 731 पिंगफैंग जिला पूर्वोत्तर चीन। एक चीनी कैदी अपने सेल में बैठा है और डर से कांप रहा है। उसने अपने सेलमेट से कहानियां सुनी थीं कि कैदियों को बिना एनेस्थीसिया के जिंदा काट दिया जाता था और शोधकर्ताओं द्वारा उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता था, विस्फोटकों से उड़ा दिया जाता था या जिंदा ममी बना दिया जाता था। आज शायद उसकी बारी हो। कुछ ही मिनटों में उसने जेल के गार्डों को अपने सेल ब्लॉक में घुसते सुना। उनके कदमों की आवाज तेज होती जा रही थी और आखिरकार उसका डर सच हो गया। दुर्भाग्य से आज उसे प्रयोग के लिए चुना गया। गार्ड उसे दूसरी इमारत में एक ऑपरेशन टेबल पर घसीटते हैं। वह रोता है और उनसे जीवन की भीख मांगता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वे उसे टेबल पर बांध देते हैं और उसके बाद कमरे से बाहर निकल जाते हैं। कुछ सेकंड बाद एक आदमी कमरे में घुसता है और अपने पीछे का दरवाजा बंद कर लेता है। कैदी रोने लगता है, लेकिन वह आदमी एक स्केलपेल लेकर आगे बढ़ता है और उस आदमी की छाती को काटना शुरू कर देता है। यह यूनिट 731 की कहानी है। यूनिट 731 इंपीरियल जापानी सेना की एक गुप्त इकाई द्वितीय चीन जापानी युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान घातक मानव प्रयोग और जैविक हथियारों के निर्माण में शामिल थी। 1936 और 1945 के बीच लगभग 14,000 पीड़ितों की हत्या कर दी गई और कम से कम 3 लाख संक्रामक बीमारियों के कारण मर गए। हार्बिन में स्थित इसके पूरे चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में शाखा कार्यालय थे। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यह जापानी सशस्त्र बलों द्वारा किए गए कुख्यात युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार था। इसने अमानवीय व्यक्तियों पर परीक्षण किए, जिसमें रोग इंजेक्शन, नियंत्रित निर्जलीकरण, जैविक हथियारों का परीक्षण और अंग निकालना शामिल था। पीड़ितों में अपहरित पुरुष, महिलाएं, बच्चे और व्यवस्थित बलात्कार से पैदा हुए बच्चे शामिल थे। अधिकांश चीनी थे, जिनमें से एक महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक रूसी थे। यूनिट 731 ने जापानी सेना के कब्जे वाले क्षेत्रों में इस्तेमाल किए जाने वाले जैविक हथियार भी बनाए। मूल रूप से इंपीरियल जापानी सैन्य पुलिस द्वारा स्थापित, युद्ध के अंत तक इसकी कमान जनरल शिरो इशी के पास थी। जापान ने 1930 में अपने जैविक हथियार कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य इसे अंतर्राज्यीय संघर्षों में हथियार के रूप में इस्तेमाल करना था। 1931 में मंचूरिया पर जापानी आक्रमण के बाद जापान ने द्वीप से अनुसंधान को अलग करने और परीक्षण विषयों के रूप में उपयोग के लिए चीनी व्यक्तियों तक पहुंचने के लिए मंचूरिया में यूनिट 731 का निर्माण किया। सुविधाओं में चिकित्सा अनुसंधान और प्रयोग क्षेत्र, साथ ही निरोध स्थान शामिल थे, जो जेल के रूप में कार्य करते थे। 1936 में स्थापित यूनिट 731 का विस्तार 3,000 स्टाफ सदस्यों, 150 इमारतों और प्रयोगात्मक उद्देश्यों के लिए एक साथ 600 कैदियों को हिरासत में रखने की क्षमता को शामिल करने के लिए किया गया। 1939 में जनरल इशी ने 6 शक्तिशाली रोगजनकों की खोज की: एंथ्रेक्स, टाइफाइड, पैराटाइफाइड, ग्लैंडर्स, पेचिश और प्लेग से संक्रमित मानव पिस्सू। ये एजेंट महामारी को भड़काने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थे और हवाई फैलाव के लिए लचीले थे। इशी ने रोगजनकों को कुशलतापूर्वक फैलाने का एक तरीका विकसित करने के लिए नागरिकों पर क्षेत्र परीक्षण किए। उन्होंने चूहों और पिस्सू को रखने के लिए बायोडिग्रेडेबल बम विकसित किए और कम उड़ान वाले विमानों से एंथ्रेक्स दूषित पक्षियों और पंखों को तैनात किया। 1940 और 1941 में प्लेग से संक्रमित पिस्सू चीनी शहरों के ऊपर कम उड़ान वाले हवाई जहाज़ों द्वारा फैलाए गए, जिससे हजारों लोग मारे गए। नानजिंग में एक अभियान ने शहर के कुओं, दलदलों और घरों में टाइफाइड और पैराटाइफाइड के कीटाणुओं को फैलाया और उन्हें स्थानीय स्नैक्स में डाला। यूनिट 731 के एक फिजियोलॉजिस्ट योशिमुरा हिसाटो ने मानव विषयों में हाइपोथर्मिया और शीतदंश प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया।
उन्होंने कैदियों के अंगों को बर्फ से भरे पानी में तब तक डुबोया जब तक कि वे जमकर ठोस नहीं हो गए और बर्फ ने उनकी त्वचा को ढक लिया। इसाटो ने शीतदंश विकसित होने में लगने वाले समय को मापा। उन्होंने जमे हुए उपांग को तेजी से पिघलाने के लिए गर्म पानी, आग या अनुपचारित विषयों सहित विभिन्न तरीकों की कोशिश की। यूनिट 731 ने पाया कि शीतदंश के लिए सबसे अच्छा उपचार विषय को 100 डिग्री से थोड़ा गर्म पानी में डुबोना था, लेकिन कभी भी 122 डिग्री से अधिक नहीं। विविसेक्शन एक शल्य प्रक्रिया है जिसका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रयोग के लिए किया जाता है। यूनिट 731 में चीनी कम्युनिस्ट कैदियों, बच्चों और बुजुर्ग किसानों सहित हजारों पीड़ित हैजा और प्लेग जैसी बीमारियों से संक्रमित थे। मृत्यु से पहले उनके अंगों को निकालकर उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता था। गैंग्रीन का अध्ययन करने वालों के अंगों को काट दिया जाता था, उन्हें फिर से जोड़ दिया जाता था, कुचल दिया जाता था, जमा दिया जाता था या काट दिया जाता था। थक जाने के बाद उन्हें आमतौर पर गोली मार दी जाती थी या जानलेवा इंजेक्शन देकर मार दिया जाता था। कैदियों को रक्त की कमी का अध्ययन करने के लिए विविसेक्शन से भी गुजरना पड़ता था। इस अभ्यास में अंगों को काटना, उन्हें विपरीत दिशा में फिर से जोड़ना और मस्तिष्क, फेफड़े और यकृत जैसे अंगों के कुछ हिस्सों को निकालना शामिल था। इंपीरियल जापानी सेना के सर्जन केन युसा ने अनुमान लगाया कि मुख्य भूमि चीन में कम से कम 1000 जापानी कर्मचारी इस अभ्यास में शामिल थे। चीन में तैनात जापानी डॉक्टरों के बीच ये विविसेक्शन नियमित थे। उन्होंने शोध के लिए मानव मस्तिष्क जैसे शरीर के अंगों के नमूने प्राप्त करने के लिए क्रूर तरीकों का भी इस्तेमाल किया। कैदियों को उनकी कोशिकाओं से निकाला जाता था, उन्हें पकड़कर रखा जाता था और उनके सिर को कुल्हाड़ी से तोड़ दिया जाता था। फिर पैथोलॉजी और निपटान के लिए मस्तिष्क को निकाला जाता था। यूनिट 731 ने संगीनों, तलवारों, चाकुओं, फ्लेमिथ्रो, ब्लिस्टर एजेंट, नर्व गैस और लंबे समय तक एक्सरे एक्सपोजर सहित विभिन्न हथियारों पर एक अध्ययन किया, जिसने परीक्षण उद्देश्यों के लिए कैदियों और गैस चैम्बरों का उपयोग करके हजारों लोगों को निष्फल और मार डाला। यूनिट ने कैदियों पर कई तरह के परीक्षण किए, जिसमें भोजन और पानी से वंचित करना, कम दबाव वाले कक्षों में रखना, बिजली का झटका देना, निर्जलीकरण करना और जानवरों के खून का इंजेक्शन लगाना शामिल है। उन्होंने उन्हें विभिन्न विषाक्त पदार्थों जैसे टेट्रोडोटॉक्सिन, हेरोइन, कोरियाई बाइंडवीड, बैक्टल और अरंडी के तेल के बीज के संपर्क में भी लाया। खून की कमी के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए कुछ कैदियों से खून निकाला गया। निर्जलीकरण प्रयोग किसी व्यक्ति के शरीर में पानी की मात्रा निर्धारित करने और बहुत कम या बिना पानी के सेवन के साथ कितने समय तक जीवित रह सकता है, यह निर्धारित करने के लिए किए गए थे। इन परीक्षणों को शुरू करने से पहले पीड़ितों को भूखा भी रखा जाता था और उनकी बिगड़ती शारीरिक स्थिति को समय समय पर कर्मचारियों द्वारा दर्ज किया जाता था। इंपीरियल जापानी सेना ने सिफिलिस के लक्षणों और उपचार की जांच की, पुरुष कैदियों को महिला कैदियों का बलात्कार करने का आदेश दिया और पुरुष कैदियों को बीमारी की शुरुआत की निगरानी करने का आदेश दिया और संक्रमण स्थापित होने तक और अधिक बलात्कार की योजना बनाई गई। जीवित रहने और दुर्घटना की चोटों का अध्ययन करने के लिए मानव विषयों को बंद कर दिया गया और उन्हें भोजन और पानी से वंचित कर दिया गया। पायलटों और गिरते हुए पैराट्रूपर्स का अध्ययन करने के लिए उच्च जीबलों का उपयोग किया गया। उन्हें उच्च गति पर घुमाया गया जब तक कि वे बेहोश न हो जाएं या मर न जाएं। आमतौर पर 10 से 15 जी के बीच होता है। हथियार और आघात प्रयोगों के लिए महिला कैदियों को जबरन गर्भवती किया गया, बीमारियों से संक्रमित किया गया, रासायनिक हथियारों, दुर्घटना की चोटों, गोली के घावों और छर्रे की चोटों के संपर्क में लाया गया। यूनिट 731 के शोधकर्ताओं ने भ्रूण पर प्रभावों का अध्ययन किया, जिसमें सिफिलिस विशेष रुचि थी। महिला कैदियों को सिफिलिस जैसी बीमारियों को फैलाने के उद्देश्य से प्रयोगों के लिए यातना और जबरन गर्भधारण भी कराया गया।
माना जाता है कि महिला कैदियों के बच्चों को जन्म के बाद मार दिया जाता था या उनका गर्भपात कर दिया जाता था। पुरुष कैदियों का प्रयोग प्रायः एकल अध्ययनों में किया जाता था, जबकि महिलाओं का प्रयोग कभी-कभी जीवाणु विज्ञान या शारीरिक प्रयोगों, यौन प्रयोगों तथा यौन अपराधों के शिकार के रूप में किया जाता था। यह भी कहा गया कि इन गरीब पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की एक छोटी संख्या को भी कुल निर्जलीकरण प्रयोगों में जीवित ममीकृत किया गया था। वे कई गर्म शुष्क पंखों की गर्मी में खुद को पसीने से तरकर मर गए। मृत्यु के समय लाशों का वजन सामान्य शरीर के वजन का केवल 20% होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इशी ने जैविक हथियारों का उपयोग करने का प्रयास किया, लेकिन उनके प्रयास असफल रहे। जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, सबूत छिपाने के लिए परिसर के भीतर सभी कैदियों को मार दिया गया। अगस्त 1945 में रेड आर्मी आ गई, जिससे यूनिट को अपना काम छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। टोक्यो में मंत्रालयों ने आपत्तिजनक सामग्रियों को नष्ट करने, संभावित गवाहों को जहर देने या खिलाने और 600 चीनी और मंचूरियन मजदूरों को गोली मारने का आदेश दिया। इशी ने सभी को गायब होने और रहस्य को कब्र में ले जाने का आदेश दिया। संभावित कब्जे के लिए पोटेशियम साइनाइड की शीशियां जारी की गईं। कंकाल दल ने सबूत नष्ट करने के लिए परिसर को नष्ट कर दिया। इस कार्यक्रम को 1945 तक सरकारी समर्थन प्राप्त था। लेफ्टिनेंट कर्नल मरे सैंडर्स, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट, 1945 के आत्मसमर्पण के बाद जापान पहुंचे और उन्हें जापानी जैविक युद्ध गतिविधि की जांच करने का काम सौंपा गया। उन्हें यूनिट 731 के बारे में जानकारी मिली, जिसे जैविक युद्ध और मानव प्रयोग पर उनके शोध तक विशेष अमेरिकी पहुंच के बदले में जापानी चिकित्सकों को गुप्त रूप से प्रतिरक्षा प्रदान की गई थी। टोक्यो युद्ध अपराध न्यायाधिकरण ने अगस्त 1946 में चीनी नागरिकों पर जहरीले सीरम के साथ जापानी प्रयोगों का केवल एक संदर्भ सुना। जापानी बचाव पक्ष के वकील ने दावे को खारिज कर दिया और इस विषय पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई। 2002 में टोक्यो जिला न्यायालय ने जापान को चीन में जैविक युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया, जिसके परिणामस्वरूप कई मौतें हुईं। ठीक है, तो यह एपिसोड यहीं समाप्त होता है और देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाएं। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और अगर आपके पास कहने के लिए कुछ है तो कृपया एक टिप्पणी छोड़ें।